हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज आपके लिए फिर से लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 11 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल सेट। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट आपके लिए। हमारे इंस्टीट्यूट कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में शुरू हो चुका है क्लास 12 का एडमिशन। बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लिए हैं और जो नहीं लिए हैं जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें और अपना सीट कंफर्म करवा लें। इतना कम फीस में आपको यकीन नहीं होगा कितना कम फीस में। देखिए यहाँ पर जो नंबर अभी हम लिखने जा रहे हैं आपके सामने, आपको बिलीव नहीं होगा। मात्र और मात्र हम लोग आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ 1200 रुपये में। इतना कम फीस में कहीं भी आपको यूट्यूब पर या किसी भी ऐप पर फिजिक्स का पढ़ाई पूरा कंप्लीट नहीं मिलने वाला है, ऐसा मेरा दावा है। आप सर्च करके देख लीजिए। टैक्स लेकर इसके बाद आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। आपको इसमें सारा कोर्स मटेरियल मिलेगा, प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, क्लास टेस्ट की सुविधा होगी, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा होगी। आपको सारा मटेरियल, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चन सब का सब आपको अवेलेबल कराएंगे और मात्र 1200 रुपये में। क्लास 12 का फिजिक्स, जिसका लाइव बैच शुरू होने जा रहा है बस कुछ ही दिनों में, होली के बाद। तो अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए, स्क्रीन पर नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन बिल्कुल आसान तरीके से डेली मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़िए और अपने नॉलेज को इन्हेंस कीजिए। एक नए तरीके से, एक नए जुनून के साथ फिजिक्स पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़िए और मात्र इतने कम पैसों में अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 11th के लिए है, सब्जेक्ट फिजिक्स है। आप जानते हैं आपको 40 क्वेश्चंस बनाने होंगे। तो मॉडल सेट किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है हम लोग अभी तक देख लिए हैं। आज उसी कड़ी में 2022-23 सेशन का ये मॉडल सेट आया था, उसी को अभी हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एन इंडियन साइंटिस्ट हु वोन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए निम्नलिखित में से किसको दिया गया था? तो सर CV रमन, चंद्र शेखर वेंकट रमन, इनका पूरा नाम था डॉक्टर CV रमन। सर CV रमन भी लिखते हैं। पहला का ऑप्शन हो जाएगा D, सही है। दूसरा का ऑप्शन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट। इनमें से सिस्टम ऑफ यूनिट कौन नहीं है? तो सिस्टम ऑफ यूनिट MKS है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये भी है। SI तो आप जानते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं। और ये डेसिबल, ये एक यूनिट है। ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्वेश्चन बोल रहा है, सिस्टम ऑफ यूनिट, ध्यान दीजिएगा, यूनिट नहीं पूछ रहा, सिस्टम ऑफ यूनिट कौन नहीं है? तो डेसिबल सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, SI सिस्टम में कौन कौन फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो पूछा जा रहा है। लाइन से हम लोग देखते हैं कौन कौन है कौन कौन नहीं है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। एकदम सही, हमको पहला ही में ऑप्शन मिल गया, ये पहला ही हमारा सही हो गया, तीसरा का A। ठीक है, इसमें देखिए कूलम्ब दे दिया, कूलम्ब तो होगा नहीं। इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया है न्यूटन, न्यूटन इसमें नहीं होगा। इसमें क्या जोड़ दिया देखिए, फ्लक्स, इसमें ये गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है तीसरे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है आपका एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, ये पिछले मॉडल सेट में भी आया था, फिर से आपके सामने आया है बच्चों। एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा आप सभी को पता है, 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, C नंबर। चौथा का कौन सा सही होगा? चौथा का हो जाएगा C नंबर सही। देख रहे हैं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का निकालना फार्मूला। आगे बढ़िए फटाक से, 5वें नंबर क्वेश्चन पर बढ़ गए हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, how fast an object moves in a direction of motion in a given instant of time। इनमें से किसके द्वारा ये पता चलता है कि वस्तु का जो होगा वो मोशन
बहुत तेज़ी से होगा एक डायरेक्शन में एक निश्चित समय में, तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। क्वेश्चन में बोला इंस्टेंट, आंसर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देख रहे हैं किस तरह से रहता है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज कितना होगा? प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज होगा बच्चों ये आर स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर ये नहीं होगा, आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बटा जी वेन थीटा बराबर 45 डिग्री। जब हम लोग 45 डिग्री से इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारा ये जो प्रोजेक्टाइल है मैक्सिमम दूरी को कवर करता है। एक्चुअली में यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा में जी। तो अगर ये हम लोग थीटा 45 पुट करेंगे तो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बटा जी, यू स्क्वायर साइन 90 बटा में जी, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यू स्क्वायर बटा जी पहला सही हो जाएगा। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला आंसर सही है। 7 में देखिए क्या बोल रहा है, एक बॉडी ट्रेवल कर रहा है सरकमफेरेंस ऑफ रेडियस 2 मीटर। एक बॉडी है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वहाँ तक दिया हुआ है, देखिए इस तरह से दिया हुआ सर्कुलर पाथ, यहाँ सेंटर होगा, रेडियस जो दिया हुआ है 2 मीटर दिया है, ये 2 मीटर रेडियस हो गया, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी उसका भी दिया है। एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है कि कितना होगा। लीनियर वेलोसिटी भी दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड। लीनियर वेलोसिटी दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, आपसे पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। हम लोग जानते हैं लीनियर और एंगुलर में रिलेशन v बराबर ओमेगा आर होता है। हमको ओमेगा निकालना है, v बटा आर कर देंगे। v का वैल्यू 6 है, r का वैल्यू 2 है, आंसर हो जाएगा 3 और यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा b 3 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी। एक्सेलरेशन किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, ये सभी बच्चों को पता है। सबसे आसान क्वेश्चन यही था। देखिए जैक बोर्ड में इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं से कोई टफ क्वेश्चन एनसीईआरटी से, एचसी वर्मा से और किसी साइड बुक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप बच्चों को बस यही ध्यान देना है कि सिंपल कंसेप्ट को क्लियर करके जाना है, और हमारे द्वारा जो बताया गया वीडियोस है उसको आप अच्छे से देख कर जाएंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आ गए। यहाँ पर बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में कि एक स्टूडेंट 2-3 इक्वेशन का स्टडी करता है। एक इक्वेशन है पावर बराबर वर्क बाय टाइम, दूसरा है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और तीसरा है वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो बोल रहा है इन 3 तरह के इक्वेशन में हम इसको लिख देते हैं P बराबर W बाई टी, F बराबर M इंटू ए, और वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। 3 इक्वेशन था। तो बोला इसमें कि कितना ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी तीनों में कोई नहीं है। इसमें 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, यहाँ पर 3 वेक्टर और ये 4 वेक्टर। 4 वेक्टर हमको दिखाई दिया तो आंसर हो जाएगा डी 4। बस केवल वेक्टर पहचानना है कि कितना वेक्टर था, कितना स्केलर था। तो क्वेश्चन ने वेक्टर पूछा, वेक्टर में टिक लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 10, टू शेक ऑफ वाटर, शेक ऑफ मतलब हिलाना, वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। जब हम लोग कपड़ों को धोते हैं तो उसको हिला के से झाड़ते हैं ना, तो पानी छड़ के गिर जाता है। तो ये किस घटना के आधार पर होता है? ये होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट अवस्था में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक उसमें कोई बाहर से बल ना लगा दिया जाए। तो इसमें जो कपड़ों में पानी की जो बूंदें थी वो रेस्ट अवस्था में थी, हम उसको ऐसे झिड़के तो क्या हुआ, बाहर से फोर्स लगाएं, वो अपना पोजीशन चेंज कर दिए। Why we experience recoil a gun after firing a bullet?
जब हम लोग बंदूक से ऐसे फायर करते हैं तो बंदूक हमें पीछे झटका क्यों मारती है? बंदूक हमें पीछे झटका मारती है ताकि लीनियर मोमेंटम संरक्षित रहे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहे। लीनियर मोमेंटम क्या होगा? बिकॉज द बुलेट हैज स्मॉल लीनियर मोमेंटम, बिकॉज द बुलेट हैज लार्ज मोमेंटम, द बुलेट हैज जीरो लीनियर मोमेंटम, नन ऑफ द अबव। अब आपको ये सोचना है कि क्या इसका आंसर होगा। हम लोग जब बंदूक से फायर करते हैं तो हमें पीछे झटका क्यों महसूस होता है? आपको भी आंसर पता है, आप भी इसमें रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने बच्चे रिप्लाई करते हैं। यूट्यूब पर वीडियो चल रहा है, आप यहाँ पर देखकर जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। तो अभी आपको मैं आंसर समझा भी दिए थे कि इसमें लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो 11 का हो जाएगा डी नंबर, नन ऑफ द अबव। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। एक बॉडी का मास दिया हुआ है कितना? 2 kg। तो चलिए पुट कर देते हैं m बराबर 2 kg। वेट पूछ रहा है, w बराबर होता है mg, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 9.8। गुना कर दीजिए, कितना होगा? 19.6 न्यूटन। ये पहला हो जाएगा। देख रहे हैं, एक लाइन का क्वेश्चन है और एक लाइन का आंसर है। जितना छोटा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर। एक पैसेंजर है बस में, फॉरवर्ड देन बस इज सडनली स्टॉप्ड। कोई पैसेंजर है, यात्री है, बस में बैठा हुआ है, बस चल रही है। अचानक से जब ब्रेक लगता है, बस जब रुक जाती है, तब यात्री क्या होता है? आगे की ओर ऐसे झुक जाता है, फेंका जाता है। थ्रोन मतलब फेंका जाना, किधर फेंका रहा है? आगे की ओर। तो ये किस घटना के कारण होता है? अभी आपको हम समझाएं कि जो वस्तु जिस स्थिति पर रहती है उसी में बने रहना चाहती है, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो ये घटना भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर ही आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा 13 का ए नंबर। ठीक है। 14, कंजर्वेशन मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन अंडरस्टूड फ्रॉम conservation of momentum in a collision between particle can understood। कोलिजन में जब कोलिजन में जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो वहाँ लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, हमें ये पता है। अलग अलग टाइप का जब कोलिजन होता है तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वांटिटीज़ कंजर्व रहती हैं। लेकिन एक बात कॉमन है कि किसी भी तरह का जब कोलिजन होगा तो वहाँ पर जो मोमेंटम है वो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा क्या रहती है? कंजर्व रहती है। तब इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ लागू होगा वो हमको देख के बताना है। जल्दी से बताइए कौन सा लॉ होगा। एक तो इसमें फोर्स लग रहा है तो आप देखेंगे मोमेंटम चेंज होगा। तो जब फोर्स लगता है, मोमेंटम चेंज होता है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ आता है। और दूसरी घटना यहाँ आप जब देखिएगा कि जब दो वस्तु टकराती है, जैसे मान लीजिए एक वस्तु इधर से आई, एक इधर से आई, दोनों टकराई, तो पहली दूसरी पर फोर्स लगाएगी और दूसरी पहले पर लगाएगी। दोनों वस्तु दूसरे पर फोर्स लगाएगी तो इसको बोलेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी नंबर। 14 का डी हो जाएगा बोथ सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आ गया। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है। ए ब्लॉक ऑफ मास इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस। फिगर बनाते जाइए और लिखते जाइए जो दिया है। एक सरफेस है, इसमें एक वस्तु है जिसका मास कैपिटल M दिया हुआ है। एक फोर्स इसमें लगा, इसको पैरेलल में इसको मूव करने के लिए लगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल होगा? अब इधर से मान लीजिए हम एक फोर्स लगा दिए F नाम का, इसको इधर घसकाने के लिए, तो उधर से क्या होगा? फ्रिक्शन इस पर काम करेगा। फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन का काम है वस्तु को रोकना। तो अगर फोर्स इधर से लग रहा है तो फ्रिक्शन किधर से लगेगा? स्वाभाविक सी बात है, ठीक उसके उल्टी दिशा में लगेगा फ्रिक्शन। अगर फोर्स लेफ्ट से लगेगा तो फ्रिक्शन कहाँ से लगेगा? राइट से लगेगा। तब अब आपको बोल रहा है कि फ्रिक्शन किस पर प्रोपोर्शनल होगा? तो फ्रिक्शन इसके मास पर प्रोपोर्शनल होता है। फ्रिक्शनल फोर्स इसके मास पर प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा मास का बॉडी होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। मास कम होगा, फ्रिक्शन भी कम लगेगा। तो आंसर हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी पर। इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, ये वाला क्वेश्चन अभी तुरंत हम समझाए थे कि किसी भी तरह के कोलिजन में क्या आंसर होता है? लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है।
बाकी चीज़ कंजर्व रहे चाहे नहीं रहे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोलिजन कोई सा भी एग्जाम में आ जाए, याद रखना है कि हमेशा लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है मास mgh होता है, m से मास, g से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h से हाइट। तो m ये d नंबर होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और यहाँ हाइट आ जाएगा। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। एरिया निकालना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको वर्क मिलेगा। तो क्या होगा, इसका आंसर वर्क डन हो जाएगा, 18 का सी नंबर हो जाएगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी रोटेशनल एनालॉगी ऑफ, रोटेशनल एनालॉगी मतलब घुमाने का, एनालॉगी मतलब समानता। ये क्वेश्चन भी पहले डिस्कस किए हैं, फिर से वही रिपीट हुआ हो क्वेश्चन आया है। टॉर्क जो है वो किसके एनालॉगी है, समान है, तो टॉर्क है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। देख रहे हैं बी नंबर यहाँ पर 19 का बी सही होगा। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होगा उससे हम लोग किस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, इनटू किसका किसका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और दूसरा चीज़ है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। आई और अल्फ़ा किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है, टाउ के बराबर, इसको बोलते हैं हम लोग टाउ। टॉर्क का सिंबल का नाम है टाउ, तो आंसर हो जाएगा 20 का बी नंबर। देख रहे कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बॉडी को रोटेट किया जा रहा है उसके एक्सिस के अबाउट, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टेड अलोंग। देखिए फिर से समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। एक बॉडी को रोटेट किया जा रहा है एक एक्सिस के थ्रू, ऐसे एक्सिस बना दिए, ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे हैं बॉडी को हम लोग, ठीक है, और एक्सिस उसके सेंटर से पास कर रहा है। तब इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ही अलोंग होगा। जिस एक्सिस के अबाउट वो बॉडी रोटेट कर रहा है उसी के अलोंग उसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा। एंगुलर मोमेंटम कब आता है, जब बॉडी कहीं पर रोटेट करता है। लीनियर मोमेंटम कब आता है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पर जाता है, सीधा जाता है। क्वेश्चन नंबर अब 22 आपके सामने आ गया। बोल रहा है एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। प्लैनेट पर, किसी ग्रह पर जो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू होगा वो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला तो समझ लीजिए। एस्केप वेलोसिटी VE हम लोग उसको डिनोट करते हैं, VE है, फॉर्मूला होता है 2GR। तो यहाँ देखिए G आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, R आ रहा है रेडियस। तो अब यहाँ पर रेडियस तो निर्भर कर रहा है, मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द बॉडी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। इसका एक और फार्मूला होता है 2Gm/r, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। तब किस पर निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पर बॉडी का मास तो निर्भर कर रहा है, मास आ रहा है, लेकिन प्लैनेट का मास पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, प्लैनेट के मास से एस्केप वेलोसिटी को कोई मतलब नहीं है। हम किस बॉडी को फेंक रहे हैं, मान लीजिए स्पेन को फेंक रहे हैं, प्लैनेट हमारा अर्थ पर, तो अर्थ का जो मास है उस पर इसका एस्केप वेलोसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, इसका मास कितना होगा उस पर एस्केप वेलोसिटी प्रभावित होगा। अगर ज़्यादा मास होगा तो थोड़ा अंतर होगा, कम मास होगा तो थोड़ा कम होगा। लेकिन मिनिमम ये क्वेश्चन एक और यहाँ से बनता है, वो आपको हम सब बता देते हैं कि एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है। मैग्नीट्यूड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अभी आप समझ लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। इसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए कितना ज़्यादा है, लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अगर इस पेन को हम फेंक दें तो ये पेन क्या होगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा और दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। सपोज जैसे अभी हम इस पेन को ऐसे फेंकें
तो पेन मेरे हाथ में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, फोर्स लग के नीचे आ गया। इसका स्पीड कम था, इसको हम जो फेंके थे, लेकिन अगर इसी पेन को हम इतना स्पीड से फेंकेंगे तो ये अर्थ से बाहर चला जाएगा अंतरिक्ष में और दोबारा लौट के वापस नहीं आने वाला है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर जो जी का वैल्यू होता है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल होता है मैक्सिमम कहाँ होता है? पोल पर होता है। जैसे कि फिगर से समझिए, ये हम ऐसे अर्थ बना दिए, ये यहाँ इक्वेटर हो गया, यहाँ पर एक पोल है, एक यहाँ पोल है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। ये इक्वेटर हो गया। अर्थ के सरफेस मतलब इक्वेटर पर जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं तो जी का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इसका पोल पर। ऑप्शन ए सही होगा, मैक्सिमम एट पोल। एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एज, मास पर तो निर्भर करता ही नहीं है। 24 अभी हम देखे थे कि एस्केप वेलोसिटी पिंड का मास पर डिपेंड नहीं करता है। m0 क्यों आया? m0 इसीलिए आया कि किसी का पावर अगर 0 हो जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, मतलब मास पर वो डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोलिक ब्रेक जो लगते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है? गाड़ियों में आजकल ये सिस्टम आ गया है कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो होगा वो किस पर काम करता है? आंसर हो जाएगा इसका, बहुत आसान क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, 25 का आंसर हो जाएगा। पास्कल लॉ पर हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम करता है। एक बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस लिक्विड फाइनली इट, एक बॉडी है, जैसे मान लीजिए एक लोहे की गेंद है, पानी नीचे रखा हुआ, ऊपर से लोहे की गेंद को हम पानी में गिरा दे रहे हैं, तब क्या होगा? हवा में तो बॉल बहुत तेज़ी से आएगा, लेकिन जैसे ही सरफेस पर टकराएगा बॉल तो उसका स्पीड क्या होगा? कम हो जाएगा। अब वो क्या होगा, क्या करेगा? धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम होगा, ज़्यादा होगा, वही आपको देखना है कि क्या होगा। तो जब वो पानी में गिरता है तब उसका वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी बन जाता है, वो एक समान वेलोसिटी से नीचे गिरता है। तो आंसर 26 का हो जाएगा पहला, फॉल्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, वो एक निश्चित वेलोसिटी के साथ, स्थित वेलोसिटी के साथ गिरेगा नीचे। ठीक है। विस्कस फोर्स किस पर निर्भर नहीं करता? श्यान बल किस पर निर्भर नहीं करता? विस्कस फोर्स भी आप पहले पढ़ चुके हैं, वो किस पर निर्भर नहीं करता है। विस्कस फोर्स क्या होता है? वही फ्रिक्शन फोर्स, पहले भी आपको हम समझा चुके हैं। अगर आप हवा में ऐसे हाथ को चलाएंगे तो आसानी से चला लेंगे, लेकिन क्या इसी हाथ को आप पानी में ऐसे ऐसे चला पाएंगे? नहीं, पानी में एक फोर्स आपके हाथ को रोकने का काम करेगा और उस फोर्स का नाम है विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड, किस पर निर्भर नहीं करता है? तो नेचर ऑफ द लिक्विड, इस पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी तरह का लिक्विड हो, विस्कस फोर्स उसमें लगेगा ही लगेगा। ठीक है। वेलोसिटी पर करेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर करेगा, एरिया पर करेगा, लेकिन नेचर पर निर्भर नहीं करेगा। द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ ए लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन तक जो वेलोसिटी होता है किसी बॉडी का, उसको हम लोग कौन सा वेलोसिटी बोलते हैं? और उसके बाद वो कहलाता है टर्बुलेंट। पहले रहता है थोड़ा शांत, थोड़ा स्थिर, लेकिन जब उससे ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाता है तो हो जाता है टर्बुलेंट, थोड़ा तेज़ी से भागता है। उस वेलोसिटी का नाम है बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी। 28 का ए सही होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी। ए स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट, एक स्टील वायर को उस पर भार दिया गया है 2 kg वेट का। ठीक है। और उसका रेडियस जो वायर का है उसको डबल कर दिया गया। रेडियस क्या कर दिया गया? डबल कर दिया गया। देन इट्स एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन कितना हो जाएगा?
एक्सटेंशन उसके और ज़्यादा हो जाएगा कम, तो डबल कर दिया गया तो एक्सटेंशन इसका 1/4 टाइम हो जाएगा और कम हो जाएगा उसका। स्टील का वायर का 29 का आंसर हो जाएगा सी 1/1/4। द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज, बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या होता है? सर्वोत्तम आदर्श कृष्णिका, कृष्णिका क्या होता है समझिए। कृष्णिका वो चीज़ होता है, कृष्णिका हम लोग बोलते हैं किसको? कृष्णिका एक ब्लैक बॉडी का कहने का मतलब है उसमें अगर आप कुछ भी देते हैं तो उसमें वो अवशोषित हो जाता है। काला बॉडी मतलब उसका रंग उस तरह से डार्क होगा कि उसमें लाइट अगर जाएगा तो वो अवशोषित हो जाएगा। तो बोल रहा है कि बेस्ट आइडियल बॉडी जो होगा उसका क्या होगा, उसका शेप कैसा होगा, वो आकृति कैसा होगा, आकृति के बारे में क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो लैंप ऑफ कैरोकल हीटेड टू हाई टेम्परेचर, नहीं। मेटल कोटेड विथ ए ब्लैक डाई, नहीं। ग्लास सरफेस कोटेड विथ कोलेटर, नहीं। हॉलो इनक्लोजर ब्लैकेंड इनसाइड, हॉलो मतलब खाली, देखिए खोखले बाड़े के अंदर काला हो गया और एक छोटा सा छेद हो गया, एक छोटा सा छेद रहता है और वो खोखला रहता है और अंदर उसका जो कालापन रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। 30 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 31 में आ जाइए। द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछा गया है कि 1 मोल ऑफ गैस के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, आप इसमें से आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। आंसर आपके सामने है, बहुत आसान है। ABCD कौन सा होगा जल्दी से बताइए, हम आपको बता देते हैं। 31 का होगा ए नंबर 3/2 RT। R से है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T से टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर, इसमें से कौन थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मेन बेसिकली कौन कौन सा चीज़ पढ़ते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, 3 चीज़ पढ़ते हैं बच्चों। प्रेशर PVT पढ़ते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। तो देखिए प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, वर्क इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, तो 32 का आंसर हो जाएगा ए वर्क। ये थर्मोडायनेमिकल स्टेट ऑफ मैटर का एक पैरामीटर नहीं है। हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर, इस स्टेटमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये एक स्टेटमेंट, एक कथन दिया गया है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं वो आपसे पूछा गया है। ये तो स्टेटमेंट है कौन सा, देखिए कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का तो नहीं है, मास का कोई बात नहीं हो रहा। मोमेंटम, मोमेंटम का भी कोई बात नहीं हो रहा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसी दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, एक बार आपको हम बता देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि अगर हम किसी वस्तु में अगर एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तो वो हीट 2 तरह से काम करेगा। एक तो उसका इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और दूसरा उसको वर्क डन करने के लिए एनर्जी देगा। ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तब जो बच गया वही आंसर होगा। इसका मतलब 33 का सही आंसर होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके अनुसार हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर। मतलब हीट का फ्लो कभी भी लोअर से हायर की ओर नहीं होता है। याद रखिएगा बच्चों, हीट का जो फ्लो होता है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। एक क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पर, एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको बनाना है, थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, हीट इंजन की इफ़िशियंसी से क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, पहले हीट इंजन का इफ़िशियंसी का फार्मूला जान जाइए। ईटा बराबर 1 - T2/T1, ये था हीट इंजन की इफ़िशियंसी का फार्मूला। और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज इफ़िशियंसी का फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें आप पूछिएगा सर T1 और T2 क्या है, तो T1 है बच्चों टेम्परेचर ऑफ सोर्स और T2 है बच्चों टेम्परेचर ऑफ
सिंक। सोर्स रहता है हायर टेम्परेचर पर और सिंक हमेशा रहता है लोअर टेम्परेचर पर, ठीक है। और ये एफिशिएंसी है, ये तो दिया हुआ ईंटा, यहाँ पर इंजन की क्षमता दे दिया है 1/6, तो यहाँ पर 1/6 आप पुट कर दीजिएगा। 1 - T2/T1 टेम्परेचर भी दिया गया है, 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाता है, ठीक है, 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 62 डिग्री दिया गया है आपको डिग्री सेल्सियस में। पहले आपको इसको कन्वर्ट करना होगा किस में, केल्विन में। तो कैसे करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ के इसमें केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, फार्मूला में पुट करेंगे और हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करके आप लाइएगा तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, 99 डिग्री, यही इसका आंसर होगा बच्चों, 99 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, 34 का डी हो जाएगा, ठीक है। 35 आ जाइए। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर में उस समय क्या होगा, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप, जीरो टेम्परेचर पर मॉलिक्यूलर फ्रीज हो जाएंगे और मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। इन ए गैसियस साउंड वेव इज, गैसेस में साउंड वेव हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ये सभी को पता है, साउंड वेव हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ऑप्शन ए सही होगा। और अगर पूछेगा लाइट वेव, तो लाइट वेव हमेशा होती हैं क्या, ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव ट्रांसवर्स है और साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, यही डिफरेंस है। एक वेव कंप्लीट करता है 20 वाइब्रेशन 2.5 सेकेंड में, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, बहुत आसान है, देखिए 2.5 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन कंप्लीट किया, 20, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 20/2.5 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 10 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो काट दीजिए, 5, 2, फिर काट दीजिए, 5 से 4 दूनी 8, तो इसका हो जाएगा 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 8 हर्ट्ज, 37 का डी नंबर। कितना आसान क्वेश्चन था। 38 भी उसी तरह क्वेश्चन है। एक पेंडुलम 78 टाइम्स 1 मिनट में ऑक्सीलेट करता है, 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में ऑक्सीलेट करता है 78 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी निकालना मतलब 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 78/60 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने से कितना आंसर आएगा, देखिए आप बता सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं कौन सा आंसर होगा, 1.3 हर्ट्ज जिसका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आ गया, विच इज़ नॉट इसेंशियल फॉर SHM, SHM के लिए कौन सा चीज़ इसेंशियल नहीं है। एसेंशियल को किससे मतलब नहीं है, तो ग्रेविटी से उसको कोई मतलब नहीं है। SHM को सिंपल हार्मोनिक मोशन में ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है। रिस्टोरिंग फोर्स ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेंडुलम इधर जाएगा तो वापस कब आएगा, किसके कारण आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स के कारण आएगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है पार्टिकल पर लगने वाला, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट पर होता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सीधे फार्मूला पूछा गया, परिभाषा ही आपसे पूछ दिया गया। तो आप क्या करेंगे, सारे चैप्टर का फार्मूला एक जगह लिख लेंगे और उसका डेफिनेशन भी याद कर लेंगे। और अगर आपको सारा चीज़ एक जगह पर चाहिए तो हमारा ऐप में आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। अगर आप 12th का कोर्स अभी परचेस करते हैं तो 11th का सारा मटेरियल आपके लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। आप विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें और जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। साथ में 11th का क्लासेस और मटेरियल पूरा फ्री में एक्सेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए मॉडल सेट के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।